अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग टेक्सटाइल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़ाहिर है क्लासिफिकेशन होती है ग्रुपिंग। किसी भी चीज़ को हम सिमिलैरिटी की बेसिस पे या फिर डिससिमिलैरिटीज़ की बेसिस पे ग्रुपिंग कर रहे होते हैं। अब ग्रुपिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, टेक्सटाइल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन क्यों करें हम, ताकि उनकी सिस्टमेटिक स्टडी आसान हो जाए। बिल्कुल स्टार्ट से बात करते हैं। ठीक है, किसी भी टेक्सटाइल फाइबर को हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ के लिए हमें पता होना चाहिए उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बग़ैर प्रॉपर्टीज़ जाने उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है अब इतने सारे टेक्सटाइल फाइबर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद कैसे रखी जाए, तो उसकी सिस्टमेटिक स्टडी आसान करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों की बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। कौन कौन सी बेसिस पे हम टेक्सटाइल फाइबर की क्लासिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे मैंने वो सारी बेसिस लिखी हैं। बहुत सारी होती हैं, जिसमें से 5 हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हैं, जिनमें से भी हम 2 स्टार्ट की डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट कोर्सेज़ में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ एज़ पर यूज़ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन है। टेक्सटाइल फाइबर की हम लेंथ की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, और लेंथ की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने से हमें यार्न की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, जैसे फिलामेंट यार्न हो गया, स्टेपल यार्न हो गया, उसके बारे में हमें अंदाज़ा हो जाता है। आगे चलते हैं, ओरिजिन। ज़ाहिर है कौन से ओरिजिन से वो फाइबर ऑब्टेन हो रहा है, उस बेसिस पर भी याद रखने से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का हमें अंदाज़ा हो जाता है। मॉइस्चर इंटरेक्शन की बेसिस पर भी हम फाइबर के बारे में समझ सकते हैं। ज़ाहिर है हमारे पास 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक फाइबर्स और एक हाइड्रोफिलिक फाइबर्स। ज़्यादा एब्जॉर्बेंट कौन से होंगे? जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। जो हाइड्रोफोबिक होंगे, वो पानी की बजाय ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डाई इंटरेक्शन। अब जाहिर है हर फाइबर पे हर तरह की डाई अप्लाई नहीं की जा सकती, तो डाई की बेसिस पर भी हम फाइबर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। थर्मल बिहेवियर की बेसिस पर भी फाइबर की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो मेल्ट हो सकते हैं, थर्मोसेटिंग फाइबर्स वो होते हैं जो कि मेल्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहली हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सी है? लेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन। लेंथ की बेसिस पे हमारे पास फाइबर की 2 तरह की क्लासेस होती हैं। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास कौन सी है लेंथ की बेसिस पर? स्टेपल और फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर वो होते हैं जिनकी लिमिटेड लेंथ होती है, मतलब उसे हम सेंटीमीटर, फीट और इंचेस में मेजर कर सकते हैं। वहीं मेरे पास दूसरी टाइप कौन सी है? फिलामेंट फाइबर। फिलामेंट फाइबर कंटिन्यूस लेंथ के होते हैं, उनकी लेंथ को हम किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होता है, मतलब लॉन्ग फाइबर हमारे पास फिलामेंट वाले हैं, स्टेपल फाइबर कंपैरेटिवली काफ़ी शॉर्ट होते हैं क्योंकि उनकी लिमिटेड लेंथ होती है। अब मैं अगर आपके सामने 2 फाइबर बना दूँ इस तरीके से, एक ये छोटा फाइबर है, एक ये लंबा फाइबर है, तो इन दोनों में से ये स्टेपल होगा, ये फिलामेंट होगा, बिल्कुल ऐसा ही है? इन रियलिटी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपस में कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है अपने फाइबर्स का। हमेशा ये देखना है कि उसकी लेंथ किस यूनिट में मेजर हो सकती है। अगर वो किलोमीटर्स में मेजर हो रही है, कंटिन्यूस लेंथ है, तो आप उसे फिलामेंट कहोगे। इस वजह से नहीं कहोगे कि वो दूसरे वाले फाइबर के कंपैरिजन में लॉन्ग है। ठीक है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये याद रखें कि फिलामेंट फाइबर स्टेपल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ कटिंग। हम ज़ाहिर है लंबे फाइबर को कट करके स्टेपल फाइबर ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन स्टेपल फाइबर को किसी तरह फिलामेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ओरिजिन बेस्ड क्लासिफिकेशन। ओरिजिन की बेसिस पे हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं। एक हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं और एक मैन मेड फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जिनको मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, जिनको हम कल्टीवेट करते हैं किसी तरह और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस से हम उसके अंदर से डिफरेंट ट्रैश कंटेंट वगैरह रिमूव कर देते हैं। वहीं अगर मैं मैन मेड फाइबर्स की बात करूं तो यहाँ पे हमें उसे कल्टीवेट नहीं करना पड़ता, हमें वो मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं। ठीक है, मैन मेड फाइबर्स इसीलिए हम उसे कह रहे हैं क्योंकि हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ती है, हमने खुद बनाने होते हैं वो। अब मैन मेड फाइबर्स के अंदर मज़ीद 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक हमारे पास रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं और एक हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी समझें। अगर मैं मैन मेड फाइबर मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ किसी नेचुरल पॉलीमर से, तो नेचुरल पॉलीमर को
अगर मैं किसी तरह फाइबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो क्या कहलाएगा, रीजनरेटेड फाइबर कहलाएगा, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर से मैन्युफैक्चर किया हुआ फाइबर रीजनरेटेड फाइबर कहलाएगा। इंटरनेट पे इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई की हुई है सिर्फ और सिर्फ सेलुलोजिक फाइबर्स के हद तक, बट इन रियलिटी प्रोटीनिक फाइबर भी होते हैं जो कि रीजनरेटेड फाइबर्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ उसके लिहाज से चलिएगा। आगे चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जिनका सबसे पहले तो हमें पॉलीमर सिंथेसाइज करना पड़ता है। पॉलीमर सिंथेसाइज करते हैं, देन हम उससे फाइबर बनाते हैं। नेचुरल पॉलीमर से नहीं बना रहे होते हम, यहाँ पे पॉलीमर हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर से हमने फाइबर मैन्युफैक्चर करना होता है यहाँ पे हमने, ठीक है। अब बहुत बेसिक सा सवाल कि हमारे पास कौन से वाले फाइबर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है, नेचुरल फाइबर्स की, रीजनरेटेड फाइबर्स की, या सिंथेटिक फाइबर्स की। कॉमन सेंस तो ये कहता है कि भाई क्योंकि सिंथेटिक फाइबर मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, और नेचुरल फाइबर हमें बने बनाए मिलते हैं तो इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। बट इन रियलिटी नेचुरल फाइबर्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उसको पूरा कल्टीवेट करना होता है, तो वो कल्टीवेशन का प्रोसेस, वो ग्रोथ का प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, वो नेचर पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पे चंद केमिकल्स को रिएक्ट कराना है, पॉलीमराइजेशन करानी है और फ़ौरन एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने फाइबर बनाना होता है। नेचुरल फाइबर के केस में ये नहीं है, यहाँ पर हमें लाजमी उसको नेचर पर डिपेंड करते हुए बनाना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। देन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस इतना सारा होता है, उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस इतना सारा होता है कि हमारी कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाती है नेचुरल फाइबर्स के केस में। सिंथेटिक फाइबर्स के केस में इस तरह की बात नहीं होती, तो सिंथेटिक फाइबर्स हमें कंपैरेटिवली चीपर पड़ रहे होते हैं। तो ये रीज़न भी याद रखिएगा कि क्यों सिंथेटिक फाइबर हमें चीपर पड़ रहे हैं, हालांकि हमें मैन्युफैक्चर करने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेचुरल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। नेचुरल फाइबर्स की हमारे पास मेनली 3 तरह की फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक प्लांट फाइबर जो प्लांट से मिल रहे होते हैं, एनिमल फाइबर जो एनिमल्स से मिल रहे होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास होते हैं मिनरल फाइबर जो माइनिंग के थ्रू मोस्टली मिल रहे होते हैं। मतलब एनिमल और प्लांट्स के अलावा अगर कहीं से मिलें तो हम उसे मिनरल फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। प्लांट फाइबर्स ज़्यादातर सेल्यूलोजिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो किससे बने हुए होते हैं, सेल्यूलोज से बने होते हैं, एक्सेप्ट फॉर रबर फाइबर। रबर फाइबर सेल्यूलोज से नहीं बना होता, लेकिन उसके अलावा जितने भी हमें प्लांट फाइबर मिल रहे होते हैं वो सारे के सारे सेल्यूलोज से बने होते हैं। इसमें हमारे पास 4 फर्दर कैटेगरीज हैं। मतलब प्लांट फाइबर प्लांट के कौन से पार्ट से मिल रहे हैं हम उसी बेसिस पे उसका नाम लिख देते हैं। मतलब अगर प्लांट फाइबर उसके सीड के ऊपर ग्रो हो रहा है तो उसे हम सीड फाइबर कहेंगे, अगर उसकी स्टेम के अंदर से मिल रहा है तो उसे हम स्टेम फाइबर कहेंगे या बास्ट फाइबर कहेंगे। इसी तरीके से अगर प्लांट के लीफ में से निकल रहा है तो उसे हम लीफ फाइबर कहेंगे, अगर उसके फ्रूट के ऊपर ग्रो हो रहा है तो हम उसे फ्रूट फाइबर कहेंगे। याद रखिएगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट के ऊपर ग्रो होता है, जैसे सीड के ऊपर ग्रो हो रहा है तो उसकी लेंथ भी स्मॉलेस्ट होगी। मतलब शॉर्टेस्ट स्टेपल लेंथ हमारे पास सीड फाइबर की होती है, जिसमें हमारे पास कॉटन और किपॉक आ जाएगा, ठीक है। कॉटन के बारे में याद रखिएगा, नेचुरल फाइबर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेक्सटाइल फाइबर है वो हमारे पास कॉटन फाइबर होता है। और इसी वजह से, क्योंकि मार्केट शेयर कॉटन फाइबर का बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम कॉटन फाइबर को किंग ऑफ फाइबर्स भी कह रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं स्टेम फाइबर की तरफ। स्टेम फाइबर्स इस प्लांट के लॉन्गेस्ट पार्ट में से निकलते हैं, लिहाजा स्टेम फाइबर्स की स्टेपल लेंथ भी ज़्यादा होती है। फीड में इसकी स्टेपल लेंथ होती है। यहाँ पर हमारे पास लिनन फाइबर है, जूट है, हेम्प है और नीफ फाइबर है, जिसमें लिनन को हम फ्लैक्स फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि जिस प्लांट से मिल रहा होता है लिनन फाइबर वो फ्लैक्स प्लांट होता है, उस प्लांट का नाम ही फ्लैक्स होता है, इसीलिए हम लिनन फाइबर को फ्लैक्स प्लांट भी कह रहे होते हैं, फ्लैक्स फाइबर भी कह रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जूट की बात की जाए तो जूट गोल्डन कलर का होता है, येलो टू ब्राउन टोन पर होता है, इसीलिए हम जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कह रहे होते हैं। याद रखिएगा, सीड के अलावा जिस पार्ट से भी मिल रहे होते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज के अलावा एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हेमी सेल्यूलोज, जिसकी वजह से स्टिफ होता है दूसरा फाइबर कंपैरेटिवली। सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल सीड फाइबर होता है, उसके अलावा जितने भी मिल रहे हैं वो कंपैरेटिवली लो फ्लेक्सिबल होंगे, कंपैरेटिवली स्टिफ होंगे, क्योंकि उसके अंदर हेमी सेल्यूलोज मौजूद होता है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। इसी तरह से लीफ से जो फाइबर मिल रहे हैं उसमें हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे मनीला है, सीसल है और भी बहुत सारे होते हैं। फ्रूट फाइबर में हमारे पास कॉयर है। कॉयर कोकोनट फाइबर होता है, आपने देखा होगा कोकोनट की सरफेस के ऊपर जो ब्राउन कलर का फाइबर होता है वो कॉयर फाइबर कहलाता है। अब जाहिर है हर फाइबर टेक्सटाइल
क्लोथिंग में इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, स्किन के ऊपर रैशेस कॉज कर सकता है, लिहाजा उसको हम ज़्यादातर कोई इंडस्ट्रियल रोप्स में यूज़ कर रहे होते हैं या फिर रैग्स में यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि रैग्स के अंदर आपने ज़ाहिर जूते साफ़ करने होते हैं तो उसके अंदर फ्रिक्शन होना ज़रूरी है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डोर मैट्स के अंदर कॉयर फाइबर का। इसी तरीके से आगे आ जाते हैं एनिमल फाइबर की। अगर हम बात करें, एनिमल फाइबर जो मिल रहे होते हैं हमें वो ज़्यादातर प्रोटीनिक इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं वो। उसके अंदर हमारे पास दो फर्दर कैटेगरीज हैं, या तो हमारे पास हेयर फाइबर होगा, फर फाइबर होगा, फेदर फाइबर होगा, या फिर सिक्रीशन फाइबर होगा। सिक्रीशन फाइबर ज़ाहिर है उसकी बॉडी के फ्लूइड से बन रहा होता है, फ्लूइड एक तरीके से कोएगुलेट होके बना रहे होते हैं वो फाइबर, वो ज़ाहिर है सेल्यूलर नेचर का नहीं होगा, नॉन सेल्यूलर होगा। अभी तक जितने भी फाइबर हमने देखे सारे के सारे सेल्यूलर नेचर के हैं, सेल्यूलर नेचर के हैं, इसीलिए उनमें एम्प्टी स्पेसेस होंगी, एब्जॉर्बेंसी होगी। नॉन सेल्यूलर होने की वजह से सिल्क के अंदर एब्जॉर्बेंसी नहीं होती, क्योंकि एक तरह की सिक्रीशन है, बॉडी का पार्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। सिल्क को हम क्वीन ऑफ फाइबर भी कह रहे होते हैं। क्वीन ऑफ फाइबर इस वजह से कह रहे होते हैं क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा लग्जेरियस लुक होता है। सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंट फाइबर है सिल्क। किस लिहाज से डिफरेंट है? क्योंकि सारे के सारे नेचुरल फाइबर्स नॉर्मली कैसे होते हैं, स्टेपल लेंथ के होते हैं, लेकिन सिल्क एक वाहिद फिलामेंट फाइबर है। आगे चलते हैं। फेदर, हेयर और फ़र का डिफरेंस भी काफ़ी सारा होता है, लेकिन फ़िलहाल हम ओवरऑल इसके अंदर देख रहे हैं। जैसे जैसे डिटेल में जाएंगे मज़ीद बारीकियाँ समझते जाएंगे। वूल फाइबर ज़ाहिर है शीप का वूल होता है, या फिर अल्पाका एनिमल से मिल रहा होता है, कैमल से मिल रहा होता है, कैश्मीर से मिल रहा होता है, या फिर एंगोरा से मिल रहा होता है। तो डिफरेंट एनिमल्स से जिनसे हमें वो फाइबर मिल रहा है, उस बेसिस पे हम उस फाइबर का नाम लिख देते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मिनरल फाइबर्स की तरफ। यूजुअली जो हमें मिनरल फाइबर्स मिल रहे होते हैं उन तमाम के अंदर स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि उसके अंदर बहुत देर में जाके टेम्परेचर राइज़ हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने पे टेम्परेचर 1 डिग्री राइज़ हो रहा होता है, जिसका मतलब है स्पेसिफिक हीट हाई है। तो एक तरीके से फ़ायदा है ये। लेकिन एस्बेस्टॉस ज़ाहिर है शुरू में जब एस्बेस्टॉस डिस्कवर हुआ था, फायर फाइटर्स के सूट्स में इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनको स्किन कैंसर होने लगा। तो हमें बाद में पता चला कि एस्बेस्टॉस फाइबर के अंदर स्पेसिफिक हीट हाई होने के बावजूद भी एक नुकसान है। क्या नुकसान है? कि वो स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, एक तरह का कार्सिनोजेनिक मटीरियल है। वोल्केनो फाइबर के ऊपर अभी भी मज़ीद रिसर्चेस हो रही हैं, इसकी भी हाई स्पेसिफिक हीट है। आगे चलते हैं। अब हम मिनरल फाइबर्स के बाद जब आते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स के ऊपर, तो देख लेते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स में हमारे पास क्या डेफिनेशन थी। बेसिकली वो फाइबर्स जो कि मैन्युफैक्चर किए जाएं नेचुरल पॉलीमर्स के थ्रू, उसको हम रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। रीजनरेटेड फाइबर में मजीद दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, नेचुरली रीजनरेटेड और मॉडिफाइड। नेचुरली रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं? जिनके नेचुरल पॉलीमर में कोई केमिकल चेंज ना आए, उसे हम नेचुरली रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। और अगर उसके अंदर केमिकल चेंज आ जाएगा तो हम उसे मॉडिफाइड रीजनरेटेड फाइबर कहेंगे। नेचुरली रीजनरेटेड फाइबर के अंदर हमारे पास फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक ये पूरी कैटेगरी है जो कि सारे के सारे सेल्यूलोजिक रीजनरेटेड फाइबर हैं। ये हमारे पास प्रोटीनिक रीजनरेटेड फाइबर है। सेल्यूलोजिक रीजनरेटेड फाइबर्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? विस्कोस है, लायोसेल है, टेंसिल, मोडाल, प्रोमोडाल, पॉलिनोजिक फाइबर और क्यूप्रामोनियम फाइबर। ये सारे के सारे सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं, सेल्यूलोजिक पॉलीमर्स होते हैं। इसके अंदर याद रखिएगा विस्कोस को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कह रहे होते हैं, लेकिन रियल सिल्क में और आर्टिफिशियल सिल्क में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ज़ाहिर है एक तो यही मेन केमिकल डिफरेंस है कि विस्कोस सेल्यूलोज से बना हुआ होता है और जो रियल सिल्क होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो विस्कोस का भी दूसरा नेम याद रखिएगा, विस्कोस को हम आर्टिफिशियल सिल्क कह रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे आते हैं हम कसीन की तरफ। कसीन जो है एक तरह का प्रोटीनिक फाइबर है, प्रोटीनिक रीजनरेट। बिल्कुल इसी तरीके से सोयाबीन फाइबर भी प्रोटीनिक रीजनरेट फाइबर है। कसीन फाइबर को हम मिल्क फाइबर भी कहते हैं क्योंकि मिल्क में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके हम ये कसीन फाइबर बना रहे होते हैं। सोयाबीन फाइबर याद रखिएगा, सोयाबीन का प्रोटीन सोयाबीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फाइबर उससे एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता। अगर फाइबर एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो जाहिर है फिर हम उसे नेचुरल फाइबर कह रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ इसका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं सोयाबीन से, देन वी हैव टू कन्वर्ट दैट पॉलीमर इनटू अ फाइबर। ठीक है, तो इस वजह से वो रीजनरेटेड फाइबर की कैटेगरी में आ जाता है। इसी तरीके से सेलुलोज एसीटेट है। सेलुलोज के अंदर हम
कुछ केमिकल चेंजेस ला के उसे सेलुलोज एसीटेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैन उसका फाइबर बना लेते हैं, वो एसीटेट फाइबर या सेलुलोज एसीटेट फाइबर कहलाएगा। आगे आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ। सिंथेटिक फाइबर वो हैं जिनका हमें पॉलीमर सिंथेसाइज करना पड़ेगा, मतलब इन फाइबर्स को हमें सिंथेसाइज करना पड़ता है, सिर्फ फाइबर फॉर्म नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास मेटल फाइबर हैं, कार्बन फाइबर है, ग्लास फाइबर है, सिरेमिक फाइबर है। मेटल फाइबर्स के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसको मेडिकल टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है कंप्लीट वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट तो मेटल फाइबर का नहीं बनेगा, वरना कंफर्ट उसमें से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन थोड़े से अमाउंट में हम मेटल फाइबर्स को ब्लेंड उसमें कर रहे होते हैं ताकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ आ जाएँ। बिल्कुल इसी तरीके से कार्बन फाइबर की अगर हम बात करें तो कार्बन फाइबर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, जो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो इससे बने हुए होते हैं। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, स्टील से काफ़ी ज़्यादा टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन फाइबर। थर्मल इंसुलेशन भी इसकी काफ़ी हाई है, फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो कार्बन फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कट प्रूफ भी होता है ये। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन टेक्सटाइल के लिए भी कार्बन फाइबर का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा होता है। आगे आते हैं ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर का इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा। सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए आपने सुना होगा कि ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर की फील्ड में ग्लास फाइबर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है ताकि वो लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल हो सकें, ठीक है। क्लोथिंग के अंदर ग्लास फाइबर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फाइबर, तो जिसकी वजह से ब्रेक होके स्किन में पियर्स कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से सिरेमिक फाइबर की बात करते हैं। सिरेमिक फाइबर के अंदर हाई थर्मल इंसुलेशन होती है, तो ये हीट इंसुलेशन के लिए, हीट प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे इस तरह के यूजेस होते हैं इसके। टेक्निकल टेक्सटाइल में काफ़ी यूजेस होते हैं सिरेमिक फाइबर्स के। आगे आते हैं, ये इनऑर्गेनिक फाइबर थे हमने जो पढ़े। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक फाइबर्स के ऊपर। ज़ाहिर है ऑर्गेनिक फाइबर एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर जो यूज़ होता है हमारे पास वो है पॉलीएस्टर। हमने सिर्फ यही नाम सुना है, इसके अंदर मज़ीद टाइप्स होती हैं, इस बारे में भी जाने। पॉलीएस्टर केमिकली क्या होता है, बेसिकली किसी भी पॉलीमर में ये एस्टर लिंकेज आ रहा होगा, बहुत सारे एस्टर लिंकेजेस आ रहे होंगे, तो हम उसे पॉलीएस्टर फाइबर कहेंगे, ठीक है। पॉलीएस्टर ज़ाहिर है वो पॉलीमर होगा, उससे फाइबर बना लेंगे तो पॉलीएस्टर फाइबर कहलाएगा। इसमें बहुत सारे तरह के फाइबर होते हैं, जिनमें से चंद मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे PET सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉलीएस्टर है, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट इसका नाम है, ठीक है। उसमें से ही अगर मैं टेक्निकल टेक्सटाइल की फील्ड में एक तरह का स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ पॉलीएस्टर की बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पेन होता है, पॉलीइथाइलिन नेफ्थलेट। इसी तरीके से पॉलीब्यूटाइलिन टेरेफ्थलेट भी हमारे पास है। टेक्सटाइल के अंदर, नॉर्मल टेक्सटाइल में PET और PCDT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। पॉली डाईमिथाइलिन टेरेफ्थलेट, इसको हम कोडेल भी कह रहे होते हैं। अब याद रखिएगा टेक्सटाइल में या किसी भी फील्ड में आप इस तरह के प्रोडक्ट्स के नाम के ऊपर छोटा सा R बना हुआ देखेंगे, इसका मतलब है वो एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। जिस कंपनी में भी उसकी रिसर्च की थी उन्होंने इसका पेटेंट करवाया ताकि उस रिसर्च को एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन तक कोई कॉपी ना कर सके, ठीक है। तो हमारे पास ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर हैं, जिनमें से हाईली रिसाइकलेबल कौन सा है, PCDT, पॉलीसाइक्लो हेक्सामिथाइलिन हेक्सामीथेन डाईमिथाइलिन टेरेफ्थलेट, ठीक है। इसका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, लेकिन एक कमर्शियल नेम भी आप इसका याद रख सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड भी एक तरह का पॉलीएस्टर है, लेकिन ये एक तरह का बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर है। मतलब ये इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप इसे फेंक दें तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, दूसरे पॉलीएस्टर फाइबर्स की तरह हमेशा इन्वायरमेंट का पार्ट बना नहीं रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से पॉलीएमाइड फाइबर्स की तरफ आ जाते हैं। पॉलीएमाइड फाइबर्स के अंदर ये एमाइड लिंकेज बहुत सारे नज़र आएंगे। अगर ये एमाइड लिंकेज नज़र आ रहे हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर में तो वो पॉलीएमाइड है। उसमें दो कैटेगरीज हैं, एलिफैटिक पॉलीएमाइड या फिर एरोमेटिक पॉलीएमाइड। एलिफैटिक अगर इन नेचर है वो तो उसे हम नायलॉन कहेंगे, अगर एरोमेटिक पॉलीएमाइड है तो उसे हम एरेमिड्स कह रहे होते हैं। एरेमिड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं, कंपेरेबल टू दी स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन फाइबर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास ओलिफिन फाइबर हैं। ओलिफिन फाइबर, पॉली ओलिफिन फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत सारे अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन से जो बनते हैं। अल्कीन की पॉलीमराइजेशन से जो पॉलीमर बनाएंगे उसे हम फाइबर में कन्वर्ट कर दें तो वो पॉली ओलिफिन फाइबर होंगे। याद रखिएगा पॉली ओलिफिन फाइबर्स के अंदर पोलैरिटी नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, नहीं होती। इस वजह से क्या होता है,
कि वो इतना आसानी से केमिकली डिग्रेड नहीं हो सकते, इसीलिए उसको हम जियो टेक्सटाइल में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़मीन में डिफरेंट तरह के पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उसके साथ रिएक्ट करके उसे ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिएक्ट ना करे इसीलिए हम उसको ज़मीन में एक तरह से नॉन पोलर फाइबर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके अंदर पॉलीप्रोपाइलीन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था जियो टेक्सटाइल में। PP पॉलीप्रोपाइलीन है, PE पॉलीइथाइलीन है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, विनाइल फाइबर। बेसिकली पॉलीविनाइल फाइबर की एक सब कैटेगरी है एक्राइल फाइबर। उस फर्दर कैटेगरी के अंदर हमारे पास एक टाइप का फाइबर आता है जिसे हम कहते हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक याद रखिएगा एक्रेलिक के बारे में कि एक्रेलिक फाइबर को हम आर्टिफिशियल वूल भी कह रहे होते हैं। बेसिकली वूल के रिप्लेसमेंट के तौर पे हम एक्रेलिक फाइबर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास इलास्टोमेरिक फाइबर। इलास्टोमेरिक फाइबर वो फाइबर्स होते हैं जो कि अपनी इलास्टिसिटी उनके अंदर 500% होती है, मतलब अपनी लेंथ से 5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास लाइक्रा है। लाइक्रा इसका रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नेम था, आजकल मार्केट में इसका लोकल नेम डिफरेंट ब्रांड नेम्स के लिहाज से भी ये बेचा जा रहा होता है। इसके अंदर स्पेंडिक्स भी है। इसका केमिकल नेम है PU पॉलीयूरिथेन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे डिटेल हम डिस्कस करेंगे तो आगे इनके बारे में पढ़ते जाएंगे हम।